अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम कौमी और बैनुल अक़वामी सियासी, मुआशी और दीगर मामलात के तहत बने हुए हालात का जायज़ा लेंगे। अहम जो ख़बरें बनी, जो सुर्खियाँ बनी, उसका हम उस पर बात करेंगे। आगाज़ हम करेंगे मुल्क में वोटों की चोरी के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, वो मामला क्या है, और इलेक्शन कमीशन की साख कहें हम या इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़, इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादें हैं, उसको उस पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी है यानी भाजपा और इलेक्शन कमीशन के तालमेल के हवाले से जो इल्ज़ाम आयद हो रहा है, इसका हम जायज़ा लेंगे। क्योंकि इस हफ़्ते की एक बड़ी ख़बर, एक बड़ा इंकशाफ और एक बड़ा दावा है जो अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन पेश किया और इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ संगीन किस्म के इल्ज़ाम आयद किए, इस पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे एक और दूसरा भी हसास मामला, यानी जो देश की सुरक्षा से मुताल्लिक़ा तो है, लेकिन इसके साथ साथ आलमी सतह पर एक मुल्क की खुद मुख्तारी और उसकी, हम कहेंगे कि उसके हवाले से जो दुश्मन की जानिब से जो हमला किया गया था, तो उसके जवाब में जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा किए गए और बहुत सारे सवालात हुकूमत से किए गए। लेकिन इस दरमियान हमने ये देखा, गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, हमारे IAF सरबराह जो हैं, उन्होंने जिस तरह का खुलासा किया और अपोजिशन की जानिब से बिलखुसूस कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की जानिब से जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, या फिर आलमी सतह पर होने वाली चर्चाओं पर जो भारत से और भारत की फोर्सेस से जो सवाल किया जा रहा था शायद, तो बहरहाल उसका उन्होंने जवाब दिया, उस पर भी हम बात करेंगे। और बिहार में जारी मुतनाज़ा SIR के मामले पर भी हम नज़र डालेंगे कि वाक़तन एक जानिब SIR का मामला चल रहा है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेरे दौरा है, तीसरी जानिब पार्लियामेंट का मानसून सेशन भी जो है चल रहा है, लेकिन इसमें SIR के हवाले से बहस का जो मुतालबा किया जा रहा है, इसको सरकार की जानिब से ऐवानों की जानिब से इसको खारिज किया जा रहा है। क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ मुल्क में मानसून की बात, मौसम की बात, क्लाउड बर्स्ट के पेश आने वाले वाक़यात की बात, और सैलाब और सैलाबी रेलों के हवाले से, नतीजे में होने वाली अमवात के हवाले से, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हमारे इंतज़ामात के हवाले से, हमारे क़वायद और नज़्म व ज़ब्त के हवाले से क्या मामलात हैं कि हम ये जो कुदरती आफ़ात हैं उनसे किस तरह से हम निपट रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे और पेश आने वाले वाक़यात पर भी नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस जुमा को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से इनकी मुलाकात तय है। क्या वजूहात हैं? एक जानिब भारत पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, भारत पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है कि ताल्लुकात आपके रशिया से हैं, और आप रशिया से जो है, हम जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं, आप वो कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं। तो उसके हवाले से हम पर जिस तरह से यानी ट्रेड टैरिफ लगा दिया गया, तो एक जानिब ये काम है, दूसरी जानिब वो मामला है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ गज़ा की बात करेंगे। गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल या मुकम्मल कब्ज़े के हवाले से इजरायली काबीना ने मंजूरी दी है, फ़ैसला इजरायली काबीना ने लिया है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ गज़ा की जो बनी हुई तस्वीर है, सूरत हाल है, उसका हम जायज़ा लेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे तेलंगाना में जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से कि ये रिपोर्ट किस तरह की जो है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार MM माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपके कॉल्स शामिल करने से पहले मेरा पहला सवाल माजिद साहब से होगा कि मुल्क में वोट की चोरी की बात की जा रही है और इलेक्शन कमीशन पर संगीन किस्म के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। इस पर इल्ज़ाम हो रहा है कि वो एक बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है उसका साथ दे रही है, जानिबदारी की जा रही है। जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटर्स की फ़हरिस्त तैयार की जाती है, वो किस हद तक ट्रांसपेरेंट है, किस हद तक सही है। गुज़िश्ता दिनों 60 घंटे हो चुके हैं, एक खुलासा हुआ है राहुल गांधी की तरफ से
बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामेंट के असेंबली सेगमेंट माधवपुरा के एक सेगमेंट में 1,250,000 वोट चोरी हुए। ये बहुत बड़ा खुलासा है ये। अब इस खुलासे पर इसकी तरदीद तो नहीं हुई अभी तक। भारतीय जनता पार्टी की जो इलेक्शन कमीशन के मुकम्मल सपोर्ट में आ गई है, या इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये चीज़ की तरदीद नहीं हुई, ये बात समझने की है। अलबत्ता ये कहा गया है कि आप जो दावा कर रहे हैं उसके लिए हलफनामे के ज़रिए दावा कीजिए या फिर कौम से माफ़ी मांगिए। ये इलेक्शन कमीशन का बयान आया है। इस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि 400 पार का निशाना रखने वाली ये सरकार क्यों पूरी तरीके से हेर फेर क्यों नहीं कर सकी, ये भी एक सवाल है। मुझे देख रहा था कल, मैं बड़ा एंजॉय भी किया। अरे भाई, ऐसा होता तो हम 400 पार हो गए थे। बहुत सही बात है भाई, क्यों नहीं हुआ, फिर क्यों नहीं करे, फिर क्यों इधर आ गए। और अब जो सरकार है, क्या वो आपके वोटों की मुंतखब करदा है या आपके वोटों की चोरी से आई सो सरकार है? काफ़ी बड़े सवाल हैं। इलेक्शन कमीशन की ही साख नहीं, इस मुल्क में दस्तूरी ढांचे, इस मुल्क की जमहूरियत और मौजूदा जो हुकूमत है, उस पूरी तीनों साखों पर जो है इसकी साख जो है मुतासिर हो गई है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अभी तक 60 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा जैसा कि ये दावा झूठा है, इनको अरेस्ट कीजिए, फलां कीजिए, ये ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई। लेकिन अब ये महसूस हो गया कि कल तक हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो है शिकायत करते थे, अब तो खैर फेरिस्तों की शिकायत हो रही है। यकीन पहले कॉलर शायद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाखर भाई, माजिद भाई। वालेकुम सलाम जी। सलाम। अरे दोनों सवाल में दोनों अहम हैं, बोले तो मेहरबानी जी। सबसे पहले ये सवाल है मेरे को, योगी साहब साधु महाराज है, लोग वो करे अपने मुसलमानों को मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़नी दी, रोड पे ईद को ईद नमाज नहीं पढ़ने दी। ये कांवरिया जो यात्रा कर रहे हैं, मुसलमान लारी वाले ड्राइवर कुछ हमले, कुछ जानवरों का कुछ रहे तो कुछ लारी मार के कत्ल कर दिए और लारी को शाम में जला दिया। पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। और ऐसो उत्तराखंड, अपने जो ये उत्तराखंड में जो अल्लाह ताला अदा भेजा बादल, तब भी इबरत हासिल न करे। वहाँ की मस्जिद के मीनारों को रोक दिए और टोपी पहन के एक मुसलमान ड्राइवर है तो उसको 3 साल से मंदिर के पास कोई काशी करने गाड़ी चला तो उसको टोपी पारो बोले, और ये ऐसा करें। वही अगर उनके लिए दम है ना, राम भक्तों को और ये योगी साहब मोदी साहब को सरदार जो की पगड़ी उतारो और दाढ़ी मुंडा बोला, अगर वो लोग राम के बात देते सही तो भी। और इन्होंने क्या कर रहे हैं मालूम, एक एक छीटे छोड़ के क्या कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे। पहले क्या करे, योगा कर दिए, योगा करके अब क्या करे, मन की बात नहीं है, वो शैतान की बात है, वो सुने मुसलमानों को मार रहे कर रहे हैं। और तीसरी बात ये सब फिट करते इतवार के दिन साइकिला चला रहे, फिर जहाज में गए फिर तुम फिट रहो ना, ठीक है, करोड़ों रुपए सफर करे। और अगर दम है तो सरदार देंगे दाढ़ी और पगड़ी निकाल के बताओ साहब, क्योंकि मुसलमान क्या कुरान पे चलते, हम बेगुनाहों को नहीं मारते, हम मर जाएंगे मगर किसी बेगुनाहों को नहीं मारते। हम हमारा ईमान कुरान के ऊपर है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हम। अगर हम ऐसा रहते तो सरदार जी ने तो बता देते। रोज दिल्ली में थोड़ा सरदार जी गड़बड़ सरदार को तो तलवार आने के जब पुलिस कुछ नहीं कर सकी। हालांकि 2% है वो लोग, हम देखो इतने रह के सबर कर रहे हैं। ये सबर का अल्लाह का अजाब आएगा साहब, जैसा उत्तराखंड में मरे ना फिर भी इबरत हासिल नहीं करे लोग, बादल आएंगे तो और आएगा तबाही। ये मेरी बदुआ है मुसलमानों को मारने के उससे। अल्लाह हाफिज। देखिए सलाउद्दीन साहब, हाँ, ये जो प्रोग्राम है वो सबका प्रोग्राम है, ये सही है। आपका गुस्सा, आपके जज्बात काफ़ी जो है। देखिए इस मुल्क में क़ानून के 2 मेयारात हैं। आपने कमोड़ी यात्रा कर, ठीक है, यात्रा बहुत पहले भी होती थी और सदियों से हो रही है, ऐसा नहीं है कोई आज ही शुरू हुई। लेकिन इसको जिस तरीके से जो कुछ हुआ तो हर एक के 2 मेयारात हो गए। इनके लिए शाहराहें रोक दी जाती हैं, इनके लिए दुकानें बंद कर दी जाती हैं, इनके लिए होटलें बंद कर दी जाती हैं, और जो भी इनको आज़ादी हर चीज़ की, मार पीट की, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए कितने पुलिस की गाड़ियाँ उन्होंने तबाह की हैं, कितने पुलिस वालों को भी मारा है उन्होंने। खैर मुसलमानों को तो मारना है, उनका तो हक बन जाता है मुसलमानों को मारना, ये तो है। वहीं सड़क पे अगर आप जुम्मे के दिन 5-10 मिनट के लिए अगर नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपको जो है या तो आपकी वीडियोग्राफी करके आपको कैद जेल में डाल दिया जाता है या तो फिर आपकी पिटाई की जाती है। तो ये तो दोहरे मेयार है, ये इसके तो आप जिसमें करते। रही बात उत्तराखंड, देखिए कुदरत कभी भी अपने बंदों का नुकसान नहीं चाहती, और उत्तरकाशी, गंगोत्री
गंगा की माँ है गंगोत्री, वहीं से तो गंगा निकलती है। माँ कभी अपनी संतान पर जुल्म नहीं करती, लेकिन ये हमारी वजह से हो रहा है। कुदरत का खैर ऐसा मत कहिए, कुदरत तो मेहरबान होती है, हम उस खैर को दावत देते हैं। कहीं भी हो, जुल्म जहाँ भी हो जाता है, जुल्म की दास्तान जहाँ भी हो जाती है, जहाँ इंसाफ के दो अलग अलग पैमाने किसी भी सरजमीन पर हो, किसी भी इलाके में हो, किसी भी कबीले में हो, बल्कि ख़ानदान के अंदर भी आप दो मेयारात हो जाते हैं तो वो ख़ानदान तबाही की तरफ चले जाता है। ख़ानदान तबके की, कौम की इब्तिदा होती है। तो ये समझने की ज़रूरत है। तो यकीनन जो कुछ मुल्क में जो हालात हो रहे हैं, वो अब हालात अब ख़ुद हुकूमत पर सवाल है, ये हुकूमत वाकई जायज़ है या गैर मजाज है, इसका भी तो फैसला होना है। यकीनन। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? अब्दुल हमीद नलगोंडा। जी अब्दुल हमीद साहब, सवाल। अब्दुल हमीद नलगोंडा। सबसे पहले माजिद साहब को उम्र दराजी की दुआ। आमीन। हाँ, अब्दुल हमीद नलगोंडा, माजिद साहब को उम्र दराजी की दुआ। और हमारे बाखर साहब हमेशा हर डेबिट प्रोग्राम में अलहदा प्रोग्राम कराता हूँ बोलते, वो आज तक हुआ नहीं अलहदा प्रोग्राम। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी भी बोलते, हर टॉपिक खत्म होते इसके बाद अपन अलहदा प्रोग्राम करेंगे बोलते। जी जी। नहीं, अलहदा प्रोग्राम होते हैं, लेकिन वो उसमें ज़िमनी तौर पर आ जाता है, वो मुकम्मल तौर पर नहीं होता, ये और बात। और एक सवाल है भाई। जी। आज तक नहीं हुआ। और एक सवाल है जी। अच्छा, और एक सवाल है पड़ोसी रियासत कर्नाटक में कैबिनेट में कम से कम 2 मिनिस्टर, 1 स्पीकर है, और रिजर्वेशन कोठों में भी हमारे कोठा दिया। तेलंगाना 0 है हमारा। क्या है भाई? और क्या है? आसरा पेंशन बोले 18 महीने हो गया, 2000 के 4 बोले, आज तक नहीं मिला। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है अब्दुल हमीद साहब, बिल्कुल माई साहब इस हवाले से रोशनी डालेंगे ज़रूर। अच्छी बात। जी माई साहब। अब्दुल हमीद साहब, बेहद शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। यकीनन आप ही की दुआएं हैं जो हम आपके सामने पेश होते हैं, और आप ही का ताउन है, आपकी ही तमन्नाएं हैं। रही बात, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी आवाज़ को पेश करते हैं, चूँकि एक आम आदमी अपनी आवाज़ कैसे पेश करेगा, और इस चैनल के ज़रिए सारी मुल्क क्या सारी दुनिया में एक पैगाम जाता है। दुनिया भर से भी लोग देखते हैं इसको, कई इलाक़ों से जो है इसके हमको मैसेजेस भी आते हैं, हमने फ़लाँ कंट्री में आपका ये प्रोग्राम देखा, फ़लाँ जगह ये देखा, और तसल्ली भी होती है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं, ये आप ही की दुआओं का नतीजा है। रही बात तेलंगाना और कर्नाटक का, अब देखिए तेलंगाना में जिस तरीक़े से माइनॉरिटीज़ का जो मामला है, यकीनन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सुकूत हैदराबाद के बाद जब हिंदुस्तान में हैदराबाद को शामिल किया गया, हैदराबाद की एक रियासत थी 56 से पहले, 1956 से पहले, उसमें काफ़ी बड़ा रोल था मुसलमानों का जो जमहूरी दौर में। 56 के बाद से लेके 2023 तक भी, तेलंगाना बनने के बाद भी, कोई वजारत बिना किसी मुस्लिम नुमाइंदगी की नहीं रही। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। अब कोई लोग कहते हैं कि नहीं स्कूल के थे भाई, इसकी वजह से हो रहा होगा, तो मैंने खैर समझता स्कूल की तालीम अलग थी हमारे चीफ मिनिस्टर की, बाद में वो ग्रेजुएट बन गए ना, आजकल राहुल गांधी के ग्रेजुएट हो गए, तो मैंने समझता कि खैर ग्रेजुएट बन गए तो वो भी समझना चाहिए। यकीनन आपने बात कही, कर्नाटक में 2 मिनिस्टर, एक जो है स्पीकर, उसके अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के, हत्ता के मीडिया कॉरपोरेशन है वहाँ खातून, मुस्लिम खातून साहिबा हैं, बड़ा अच्छा लगा रहे हैं वहाँ। आमतौर पर मीडिया में मुस्लिम ख़वातीन बहुत कम आती हैं, लेकिन वो, और ऐसे 5 कॉरपोरेशन हैं, बड़े कॉरपोरेशन हैं, ये वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी वगैरह ये छोड़ कर कह रहा हूँ मैं, उसमें मुसलमान हैं। फिर वहाँ रिजर्वेशन है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट में भी, जो कॉन्ट्रैक्ट पंचायत से लेके स्टेट लेवल तक जो भी काम किए जाते हैं, उसमें 4% मुसलमान को देना लाजिम हो गया।
یہ کرناٹک کا مثال ہے. تو خیر ہم امید کرتے ہیں کہ مسلم نمائندگی بھی ہو اور مائنورٹیز کے ایشوز کے بارے میں ہمارے جو چیف منسٹر ہیں کم از کم ایک مرتبہ بھی وہ ریویو کریں کم از کم. ٹھیک ہے ڈپٹی سی ایم کے لیول پہ ریویو ہوا, دیگر لیول پر ہوا, لیکن چیف منسٹر کے لیول پر ریویو نہیں ہوتا. گائے کے اوپر ریویو ضرور کرتے ہیں, کیجیے بس, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی رہی بات پینشن کی اور دیگر معاملات کی, دیکھیے جب آپ کو فلاحی بہبود کے جو کام ہوتے ہیں تب یہ شکایت ہوتی ہے کہ پچھلی سرکار نے اتنا قرض رکھ دیا, یہ قرض ادا کر رہے ہیں, پھر دیگر کام کیوں نہیں رک رہے ہیں آپ کے؟ یہ تو سوال ہوتا ہے. بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ٹھیک ہے ہم کو معلوم ہے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اب دیکھیے خود تنخواہوں وقت پہ نہیں مل پا رہی تنخواہ, اور آپ کے جو ای پی ایف کے گریجویٹی کے یہ بلز ہوتے ہیں پینشن ہونے کے بعد بھی لٹکنا پڑ رہا ہے. کئی ہمارے جو عہدیدار جو پینشن پہ آ گئے ہیں وہ کہنا ارے بھائی سیکریٹریٹ میں, اے جی آفس میں, ادھر ادھر یہ پھرنا ہو رہا ہے. چلو مصروفیت تو ہو گئی, آفس تو ختم ہوگا, یہ مصروفیت تو چل رہی. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ہم ابھی بھی جو ہے اپیل کرتے ہیں. اب چلیے ٹھیک ہے سلسلہ وار کہہ رہے ہیں کہ اب تو راشن کارڈ تقسیم ہو رہی, ٹھیک ہے چلیے وہ گھروں کی تقسیم کب ہوگی, گھروں کا جو ہے اندرلو کے نام سے کریں تو آپ ٹھیک ہے گریجویٹلی کریے, پینشن بڑھائی. اور جو پینشن بڑھانے کی بات کی گئی تھی وہ بھی نہیں ہوئی, جو نئے پینشن دینے کی بات تھی وہ بھی نہیں ہوئی. اس طریقے سے سرکار بیلنس کر چلیے, ایک طرف ڈیولپمنٹ کے ورک, دوسری طرف ویلفیئر کے ورک. ویلفیئر میں آتے ہیں آپ کے جو معاملات ہیں پینشن وغیرہ, یہ جو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں, تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے نہیں تو پھر یہ بڑی مشکل ہو جائے گی. جس طریقے سے ریاست کے حالات بدلتے جا رہے ہیں, ملک کے حالات بدلتے جا رہے ہیں, آپ دیکھیے ایک سوال پیدا ہو گیا ہے, خود ملک میں چور کی سرکار بیٹھی ہوئی ہے, چور سرکار بیٹھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, جب تک ہم طاقتور نہیں ہوں گے سرکاروں کو نہیں جھکا سکتے. خیر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. باقر بھائی, جی یہ جی 8 تاریخ کو ایک فلم ریلیز ہونے والی تھی ادے پور فائل بول کے, جی جی اور فلم ہو گئی 2 دن بھی ہو گیا, ابھی تک تو اس کا کچھ آتا پتا ہے ہی نہیں. یہ ہو جائے گا, ایسا کریں گے تو ویسا ہو جائے گا, ویسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا. نفرت پھیلی جا رہی, کائی کی نفرت صاحب بولیے. اس نے تو کرنے کا تو کاغذ کرنے سوچ کے کرنا تھا نا, اور کرنے کے بعد یہ سب وردہ بیکار ہے. وہی پوچھنے کا تھا میرے کو, پہلے نہیں کرنے کا تھا. اس کے حساب سے تو اس نے بہت سوال کا کام کیا ہوگا, وہی پوچھنے کا تھا. ٹھیک ہے, اوکے. ٹھیک ہے. جی بس وہ ادے پور کے حوالے سے جو ہے فلم جو ریلیز ہونے والی ہے. جی ٹھیک ہے بھائی, وہ ایک واقعہ ہوا تھا, نپور شرما جو ہے وہ بھی ابھی بھی آپ کی بڑی حفاظت میں ہے. اس کے خلاف 50,000 FIR ہوئے, سارے ملک سے ہوئے, اور زیادہ FIR کون سے لوگ دیے ہیں. مجھے بڑا اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جو ہے کس طریقے سے یکجہتی ہے ہندو اور مسلمان کی. نپور شرما کے خلاف FIR دینے والوں میں بڑی اکثریت ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی. جب اس نے کیا, وہ ادے پور کا جو ہے ٹریلر کا قصہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ فون جو ہے اس کو کٹ کر دیں, رکھ دیں, تاکہ جو ہے دوسرا کال آ سکے. پینل سے بھی کہا جا رہا ہے بعض وقت تکنیکی مسئلہ ہوتا ہے, کٹ کر دیں. آپ نے ابھی جو کال کیا اس کا تو وہ اس پر جو ہے اس کا قتل ہوتا ہے, وہ ہندو ہے, غلط ہے قتل ہونا. اس پر آپ فلم بنا کے نفرت, پروپیگنڈا. اب آپ بتائیے, کیرلا فائلز نیشنل ایوارڈ صحیح ہے, عدالت نے کہا کہ یہ فرضی ہے لکھی پٹی, حقیقت نہیں ہوتی ہے. کیرلا اسٹوری, کشمیر فائلز, رضاکار, 17-18 فلمیں بنا چکے آپ. ایسی کیا ہوا اس کا؟ ابھی اورنگزیب کے اوپر جو کچھ ہوا, اس کے بعد فساد کروائے ناگپور میں, آپ اس پر بھی بنائیے. پھر کل ایک دلی میں قتل ہوا, وہ بتائیے. شاہجہاں پور میں قتل ہوا, اس پہ بھی بنائیے. لنچنگ پہ بنائیے, آپ فلم بنائیے. ادے پور کے بارے میں, ادے پور فائلز کے بارے میں بول رہے ہیں.
जितनी नफरतें कर लीजिए आप, चूंकि आप चोर लोग हैं, चोरी से सरकार पे बैठे हुए हैं, आप जितना करना है कर लीजिए। अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब कौम बर्दाश्त करने वाली नहीं है आपको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों का कत्ल हुआ, शहीद हुए भाई। ये एक लफ्ज पार्लियामेंट में लफ्ज नहीं निकाले आप, एक लफ्ज सिंपति का, मगर उस पर सियासत करते आप। ये आपका चरित्र है, समझ लीजिए अभी भी। पार्लियामेंट में तो मजम्मत की गई है उस वाक़े की। क्या नाम लिया पहलगाम के किसी का मजम्मत करे पीएम साहब? जी देखिए रिकॉर्ड देखिए लोकसभा का। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। मैं सब इसी के साथ जिस तरह से एक तो ये चीज़ हो गई जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हमारे जो IAF चीफ हैं उन्होंने जो खुलासा गुज़िश्ता रोज़ किया है वो क्या जवाब नहीं है जो कुछ इल्ज़ामात या फिर जो कुछ सवालात खड़े किए जा रहे थे? देखिए यकीनन ये जवाब ज़रूर है, और मगर ये जवाब, अब देखिए बाज़ वक़्त बाज़ चीज़ें हम मुहावरे होते हैं, किसी चीज़ में ताक़ीद, जैसा कहते हैं ना जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड बोल के, जी उसका मतलब क्या है कि इंसाफ रसानी में ताख़ीर हो जाती है, वो तो नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। इस तरीके से सच्चाई सदाकत में ताख़ीर अदम सदाकत हो जाती है। वो 91 दिन लगाए बोलने के लिए, जबकि वो सिर्फ 84 आवर्स हुआ ऑपरेशन, उसमें भी 12 आवर्स पॉज था। 7 से 10 तारीख मई की 4 बजे तक, उसमें 12 आवर्स पॉज भी था। पॉज बोल तो ऑपरेशन नहीं हुआ, मतलब कुछ रीजन से उधर ये सिचुएशन हुई। तो यकीनन हम एयर मार्शल साहब को सैल्यूट करते हैं, देर सही दुरुस्त सही उन्होंने दावा किया। खैर पाकिस्तान तो तरदीद कर देता है, दुनिया के अखबार भी देख रहा हूँ बड़ा अजीब कर रहे हैं वो लोग भी। खैर क्यों, अगर यही बात पार्लियामेंट में गुज़िश्ता हफ्ते इस पर बहस हुई थी, उससे पहले कर देते तो हमारे राजनाथ सिंह को और ताकत मिलती थी। पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों इतनी देर की गई। 91 डेज़ के बाद ये चीज़ हुई, क्यों दावा आया ऐसा। खैर हम तो बिल्कुल उनको सही समझते हैं, सदाकत समझते हैं। हम ही ने मारा है 6 तैयारे, हम ही ने 5 तैयारे 6 तैयारे जो भी है, 5 यानी जंगी तैयारी, 1 सर्विलेंस का तैयारा, 6 इस तरीके का उन्होंने कहा। बड़ा मैं आज पूरा उनका डिटेल वगैरह, फिर कल ऑनलाइन भी चल रहा था, डिबेट भी चल रही थी। चलिए बहुत खूब है, चलिए अच्छी बात है। वैसे इंडियन एयरफोर्स में कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है, ये भी कहा उन्होंने, कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है, फलां नहीं है। फिर ये मिस्त्री साहब आके एकदम ऐलान कर दिए, ऐसा क्यों करे उन, जब कोई पॉलिटिकल वो नहीं था, ये अपना टारगेट। और फिर बाद में ये भी खुलासा हुआ कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, पार्लियामेंट में भी बात कर रहा जी ऑपरेशन कंटिन्यू है, बढ़ के बता रहे कहाँ चल रहा है ये। हमको तो खुलासा होना चाहिए, क्योंकि हम हमारे मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारे मुल्क पर आँच आने नहीं देंगे। नाज़रीन हमारी बातचीत जारी रहेगी, आपके सवालात भी प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के ज़रिए शामिल करेंगे, और जो मौज़ूआत मैंने ज़िक्र किया उस पर भी बात होगी। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। यही प्रॉब्लम देखिए यही होता है कि हमारा जो बार बार आपसे गुजारिश करना, वो इसी वजह से कि आप काफ़ी इंतज़ार करके कॉल करते हैं और कॉल लग जाता है। आपका मकसद ये होता है कि सवाल करें, आपका सवाल हम भी चाहते हैं कि आपका सवाल शामिल करें, लेकिन जैसे ही आप टीवी की आवाज़ आप जो है उसको ऑन रखते हैं तो फिर वो आवाज़ क्लैश होती है, फिर आपका सवाल जो है हम शामिल नहीं कर सकते, तो फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी। तो मैं फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि जब भी कॉल करें तो आवाज़ को धीमी कर दें या फिर टीवी से दूर चले जाएँ, फ़ोन के ज़रिए बात करें। तो और फिर इसके अलावा हमारा ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब पे भी जो है अपलोड हो रहा है, आप उसको फिर सुन सकते हैं। आपकी आवाज़ भी जो है क्लियर आपको सुनाई देगी कि आपने सवाल क्या किया, आपको जवाब क्या मिला। लेकिन जब ऐसा होगा तो फिर वक्त ज़ाया होगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। शायद अगर आप लाइन पर तो सवाल कर लें। भाई साहब ये तो बात हो गई, मैं जानना चाहूँगा आपसे बिहार के SIR के हवाले से और पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन, क्या बहस इस पर होगी? वैसे तो कह दिया गया है कि भाई इलेक्शन कमीशन का मामला है। लेकिन देखिए
حکومت جب بچنا چاہتی ہے کسی موضوع سے جی وہ بہانے بناتی ہے، پھر کچھ دلیلیں دیتی ہے. وہ دلیلوں میں کچھ جواز بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دستوری ادارہ ہے اور جب معاملہ کسی عدالت میں چلتا ہے اس ایشو کے بارے میں تو اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، موقف ہے، لیکن لوک سبھا کی پچھلی کاروائیاں اٹھا کر دیکھیے گا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. چونکہ یہ بحث عدالت سے ٹکراؤ کی نہیں ہوتی بلکہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری رولز کے لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن سرکار بچنا چاہ رہی ہے. اور آپ دیکھیے ایس آئی آر کا جو معاملہ ہے، ایس آئی آر میں جیسا کہ خود الیکشن کمیشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 65 لاکھ ووٹرز کے نام حذف کر دیے یعنی نکال دیے گئے ہیں. اب اس کی تفصیل نہیں دی گئی، لیکن عدالت نے کہا کہ اب ہم کو دے دیجیے تفصیلات. تو دیکھیں گے یہ تفصیل کس طریقے سے، کل یا پرسوں پھر پیشی ہے اس کی، پرسوں ہے شک میں. تو یہ پرسوں پیشی ہے، اس میں کتنے نام ہوں گے کتنے نام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ اس سے پہلے بھی اروند کیجریوال کا ذکر کر رہے تھے، جو اس میں کتنے نام ہیں، کتنے لوگ جیوت یعنی زندہ ہیں ان کے نام شامل نہیں کیے گئے، کتنے لوگ اسی مقام پر ہیں پھر مقام پر کچھ اور نام آ گئے. تو یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے. اب ایس آئی آر کے ذریعے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کو ہتیا جاتا تھا، اب ایس آئی آر کے ذریعے ڈیموکریسی کو ہتیا جا رہا ہے. تو یہ عام طور پر اپوزیشن کا جو ہے الزام ہے. دیکھیے لیکن ایک بڑا تنازع بن گیا ہے ایک ایسے وقت جبکہ الیکشن کمیشن پر جانبداری کا، ووٹ چوری کا کھلے عام الزام لگایا جا رہا ہے. تو اس پورے تناظر میں ہم کو ایس آئی آر کے حقیقت، اس کے جواز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ شاید جڑ چکے ہیں، شاید لائن ڈراپ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ دوبارہ کال کریں جو بھی کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مائی صاحب، ساتھ ہی ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ ملک میں جو ماحولیاتی ایک تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، موسم میں تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ واقعات جو پہلے اتنے شدت کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے وہ اب پیش آ رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ کی بات کریں ہم، اور سیلاب آ جانے کی بات کریں، یا پھر موسم کے بے ترتیب ہو جانے کی بات کریں. اچھا، اس کے ساتھ پھر ہمارے جو انتظامات ہیں یا پھر جو ہمارے قواعد ہیں لوگوں کے جان مال کے تحفظات کے حوالے سے، موسمیات کے سے متعلقہ جو ہیں، تو وہ جو قواعد ہیں وہ سب طرف ایک جیسے ہیں یا اس میں کچھ الگ الگ فرق ہے؟ ماجد صاحب میں جاننا چاہوں. دیکھیے میں اسٹڈی کر رہا تھا نارتھ میں کیا موسم کے حالات تھے، اور یہ جو کلاؤڈ بسٹنگ یعنی بادل کے پھٹنے کا، کیا بادل پھٹتے ہیں، بلاسٹ ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن جب 110 ملی میٹر سے زیادہ جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ ایک ہی مقام پر 100 اس کا جو وہ جب اس کا جیسا بیرل سے کوئی اوپر سے پانی ڈال رہے ہیں دھنا دھن، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک سیکوینس ہے. ماہرین کا یہ ماننا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا حیدرآباد میں 117 ملی میٹر ریکارڈ تاریخ میں، شاید 1908 میں جب طغیانی آئی تھی، جب ہوئی تھی بارش، اتنی شدید بارش ہوئی. لیکن پھر بھی دم غنیمت ہے کہ ٹھیک ہے، اس اتنے شدید پانی کے باوجود بھی ہوئے، مشکلات ہوئی، بہت مشکلات ہوئی کل رات میں لوگوں کو، ایسا نہیں ہے. اور آج بھی پانی جمع ہوا ہے کئی جگہ، ٹھیک نکاسی ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کافی ایکٹیو کام ہو رہا ہے، صحیح ہے. لیکن میں تھوڑا دیکھ رہا ہوں کہ 3 دن سے دیکھ رہا تھا، ابھی یہ خبر آئی صبح میں میرے پاس، الہ آباد یعنی پریاگ راج نام رکھے نا اس کا، جی ہاں، اس میں تقریباً 15,000 مکانات پانی میں ڈوبے ہوئے. 15,000، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں. اندازہ لگائیے آپ. اور کتنی اموات ہوئی آپ کو یہ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے. کھم میں ہی سے اموات نہیں بتاتے. جب کھم میں جو پولیس والے جو ابھی تک غائب ہیں ان کے بارے میں، جو 164 پولیس والے ابھی تک غائب ہیں، وہ نہیں بتائیں گے. اتراکھنڈ میں جو کچھ ہوا اس کی تعداد بھی نہیں بتائیں گے کتنے لوگ ہوں گے. تو یہ جب جھوٹ پر مبنی سرکاریں چلتی ہیں تو جواب دہی بنتی نہیں نا. آپ ارے بھائی کیا جواب دیں گے؟ تمہارے ووٹ سے آئے تو جواب دیں گے. تمہارے ووٹ سے کہاں ہیں ہم تو گمک سے آ گئے. الادین کا چراغ یوں کرے، چراغ گھسے، الیکشن کمیشن ہمارا الادین کا چراغ ہے. تو اتراکھنڈ، اترکاشی، جو یہ جو علاقہ ہے گنگوتری، آپ دیکھیے جو تباہی، جس علاقے میں جو ہے 3 گاؤں پورے طریقے سے بہہ گئے. لیکن آپ ایسا اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا کیوں وجہ ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہوئی. شملہ، کلو منالی،
फिर जो तिब्बत से जोड़ने वाला जो 2 पुल हैं, जो कैलाश को जाने वाली, मनुसरवर कैलाश को जाने वाली, वो पूरी की तबाह हो गई हैं। राजस्थान पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, महाराष्ट्र का बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ है, तो और झारखंड के इलाके में भी है, बिहार के इलाके में पानी है। तो ये वजह क्या हो रही है? क्या कुदरत इतनी आपके साथ बेनियाज हो गई है? ये आप ही की वजह से है, क्योंकि आपने सही तौर पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना करना, जो कुछ करना था या इंतज़ाम करना पहले से। अभी ये उत्तराखंड के बारे में एक इल्ज़ाम ये है कि नहीं, वो महकमे मौसमियात की तरफ से सही तौर पर इत्तला नहीं आई, सेंसर का जो है प्रॉब्लम हो गया है, यानी जो सेटेलाइट से जो आपको मवाद मिलता है उसमें कुछ डिसरप्शन हुआ, उसकी वजह से हम नहीं दे सके। कुछ बहाने तो होंगे, जब झूठ के लिए कुछ बहाने ही होना पड़ता है। सच्चाई गलती भी हो तो मान लेना चाहिए, लेकिन ये सरकार ये मानसून के दौरान में बारिश के हालात में कितनी तबाही हुई है उसका खुलासा आपके सामने रखने वाली नहीं है, सब छुपा के कारपेट के नीचे रहने वाला है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाकिर साहब। ये अब्दुल बाजी साहब से सवाल था कि हमारे हैदराबादी मुसलमान नौजवानों के पल्स रीडिंग के बारे में सवाल है जी कि हैदराबादी मुसलमान नौजवानों के पल्स रीडिंग के बारे में सवाल है अब्दुल बाजी साहब से जी कि राहुल गांधी इतने बेहतरीन पावर पॉइंट प्रोग्राम पेश कर रहे हैं वो इलेक्शन वोट चोरी के बारे में, जी कितनी हमारी परसेंटेज इससे अवेयर रहने से है और इसमें दिलचस्पी रखते हैं। अगर शऊर जागता होता तो 20 साल से ज्यादा हज हाउस में बिल्डिंग वीरान नहीं पड़ी होती, और एसी गार्ड जैसे महल्ले में 10-12 अमवात इसलिए नहीं होते कि उसने एसिड के डब्बे ला के रखे थे, क्योंकि उसको मालूम था कि सेफ जगह है, महल्ला है। अगर महल्ले वालों को शऊर होता तो जो ना यकीनन वो एसिड के डब्बों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते और हटाए जाते, मगर जब तक अमवात नहीं हुई हमारी कौम को कोई शऊर नहीं आए, कुछ जागे नहीं। इस पे तबसरा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्लियर क्या हमारे साहब राहुल गांधी की जानिब से जो वोट चोरी के हवाले से जो एक बात बताई जा रही है, तो हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं कितना वाकिफ़ हैं, और फिर साथ ही साथ मुस्लिम नौजवानों का शऊर कितना जो है वाकई बाशऊर हैं वो, और अगर वो बाशऊर हैं तो फिर अभी हालिया दिनों में किसी महल्ले में हैदराबाद के जो एसिड के डब्बे रखे थे शायद, जिसका वाक़या हुआ था, जिसमें जाने गई थी, पता नहीं हैदराबाद या फिर कहाँ हुआ वाक़या हो, तो उस हवाले से वो सवाल कर रहे हैं। देखिए, शऊर बेदारी के लिए मैं कल ही का वाक़या मुझे अच्छा नहीं लगा। ये वाक़या कल मैं बारिश हो रही थी, रुक गया था, मैं रात में 11:30 तक यहाँ से था, चूँकि सिल्लर में हमारे जो है पानी भी आ गया था, गाड़ी निकालनी मुश्किल हो रही थी, पानी भी कम हो चुका था। निकला तो एक इलाका है हमारे ऑफिस के करीब, एक मुगलपुरे का, वहाँ से बड़ी शानदार जो है बारात जा रही है, बहुत नाच गाना जम कर चल रहा है। अभी पानी कम हुआ और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी, अब वो पुलिस को लेन देन हो रहा है, मामला क्या हो रहा है, मुगलपुरा पुलिस थी शायद वो। तो ये बताना है कि ये शऊर है। बारिश में लोग अभी भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, ट्रैफिक जाम है, और एक तकरीबन जो है 100 मीटर लंबा जो है वो है बाजे का रोशनियाँ वगैरह, ये शऊर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं भी जिम्मेदार हूँ इसके लिए, शाकिर साहब आप भी जिम्मेदार हैं, चूँकि हमारी जो नई नस्लों को हमने क्यों ऐसे छोड़ दिया, कैरियर कह के उनको तो छोड़ दिया, उनको हमने सबक नहीं पढ़ाया कि हसास। ये देखिए, इंसान, कई इंसान हैं जो जिंदा लाश है, जो जिस इंसान के पास एहसास सेंस नहीं होता वो जिंदा लाश होता है। तो मैं कहता हूँ कि इन जिंदा लाशों को एक्टिव यानी बनाइए, इंसान बनाइए। हिस्से इंसान है, वरना फिर हमें और जानवर में भी हिस्स होती है, हम उससे बदतर हो गए। तो ये अब आप देखिए जो और एक चीज़ जो ठीक है, आप राहुल गांधी का जिक्र किए, यकीनन ये चीज़ को फैलाने की ज़रूरत है। जब वोटर लिस्ट की बात आती है, कैंप होता 2 दिन तक हर बूथ पे, कोई आदमी नहीं रहता वहाँ, कोई आके जाके मैं पूछता हूँ, हमारी तरफ से टीवी भी डालते हैं, देखिए ये रिवीजन हो रहा है, जो नाम नहीं है उसको सही करा लीजिए, जो है पते वो सही करा लीजिए, जिनके नाम नहीं है फॉर्म 6 आता है उसमें नाम दाखिल कीजिए, सारी चीज़ें हम बताते हैं। जो लोग हम गुजर चुके हैं उनके नाम डिलीट करा दीजिए,
ہم برابر ٹی وی پہ بتاتے ہیں جب بھی یہ چیف الیکٹورل آفیسر کا نوٹیفیکیشن آتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، کوئی ہونا چاہیے. بلکہ یہ جو مسجد کمیٹیاں ہیں یا جو ہیں وہ اس کو ہب بنانا، اس علاقے میں جتنے مسجد کے احاطے میں جتنے لوگ ہیں کیا ان کے نام ووٹر لسٹ میں ہے نہیں ہے، اب آپ کا لیے ضروری ہو گیا ہے. ورنہ پھر آپ جو ہے جو کچھ حالات ہو رہے ہیں ملک میں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ احساس پیدا ہونا ہے. ارے ہمیں کیا لگا، ہماری مست زندگی ہے، اچھا کاروبار ہے، بہترین ہے، فنا ہے، باہر سے پیسہ آ رہا ہے، کریں گے دعوتیں کریں، ٹھیک ہے دعوت کیجیے، خلوص بڑھتا ہے دعوت کرنے سے، ایسا نہیں ہے، مگر ایک لمٹ کی دعوت کیجیے، ایسا نہیں. ڈسپلن کیجیے، وقت کی پابندی کیجیے. یہ کون بتائے گا آپ کو؟ بنا ڈسپلن کے، بنا پابندی کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اب یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں جھوٹ پر مبنی سرکاروں کو ہم دیکھ کے کر رہے ہیں، یہ تو ان کا کوئی زیادہ نہیں چلنے والا ہے. یہ اب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کا جو انجام ہونے والا ہے. اور یقیناً ہمیشہ سچائی کی، صداقت کی جیت یہی ہوتی ہے. مورکہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کربلا کا ہو یا غزہ کا ہو یا پھر کوئی اور واقعہ ہو، ہمیشہ جو ہے سچ اور جھوٹ میں ہمیشہ لڑائی ہوئی. ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. السلام علیکم. جی باخر بھی سے بات کرنا ہے. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کی، سوال کیجیے، ماجد صاحب سن رہے ہیں. جی میرے کو وہ تانا کے کہ میں وہ ڈبل بیڈ روم کے لیے بات کر رہی تھی. جی وہ تانا کے میڈم کا نے کیا بولے تو ہم لوگوں کو مشیرآباد کے منڈل آفس سے بھیجے. وہ لوگ بول رہے آئیبکس کے منڈل آفس سے جو 6 فلور پہ بول کے، پھر ہم لوگ آئیبکس کے 6 فلور پہ گئے تو بول رہے کہ 15 اگست کے بعد آؤ بول رہے. یہ ایک بات ہے. اور دوسری بات جو ہے تو یہ ہے کہ ایک جنے ہیں ان کو بچی کو فیس کے لیے کچھ کہیں سے این جی او سے انتظام ہو سکتا ہے کیا بول کے معلوم کرنا ہے. جی ماجد صاحب، وہ سونے کے لیے بھی اگر آپ کوئی ایڈریس دیے تو ٹھیک تھی. ماجد بھائی کو سلام بولیے. جی ماجد صاحب سن رہے ہیں آپ کی آواز. ٹھیک ہے ماجد صاحب، ڈبل بیڈ روم کے حوالے سے اور نہیں ابھی کہیں رجوع ہوئے بتا رہے نا 15 تاریخ کے بعد آنے کے لیے کسی کچھ بتائیں. ہاں 15 تاریخ کے بعد آنے کے لیے بول رہے ہیں. وہ یہ جو ڈبل بیڈ روم کا معاملہ ہے اس میں. جی اب دیکھیے جن کے ویریفیکیشن ہوئے ان کو یقیناً جو مکانات بچے ہوئے ہیں جو نہیں الاٹ ہوئے ابھی تک وہ دینے کی بات ہوئی. لیکن دوسری جو اسکیم ہے اندرما اندلو کی، وہ بھی جو ہے 15 اگست کے بعد حالانکہ شروع ہو چکی ہے، وہ دینے کی بات کہی گئی ہے. اب دیکھیے جہاں تک دیکھیے نادار لڑکیوں کے ہے، کئی یعنی سماجی تنظیمیں، رضاکارانہ تنظیمیں یہ انجام دے رہی ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے. اب آپ جس علاقے میں ہیں اس علاقے میں ہے نہیں ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جب بھی ایک کال آ گیا تو میں آپ پینل سے ریکویسٹ کیجیے کہ ان کا نمبر نوٹ کر لیں تاکہ ہم ان کو گائیڈ کر سکیں کہ وہ نمبر پر بھائی آپ فلاں تنظیم والوں سے جا کر ملیے. یہ لوگ کچھ نہ کچھ جو ہے نادار لڑکیوں کی شادیوں کے لیے اعانت بھی کرتے ہیں، اور شادی کے بعد گورنمنٹ کی اسکیم ہے وہ تو آپ کو ملے گی برابر 1,116 روپیہ کچھ ہے وہ تو ملے گی. تو یقیناً پریشان مت ہوئیے، ہمت سے کام کیجیے اور جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کیجیے اور جدوجہد کرتے رہیے. جدوجہد خاموش بیٹھنا کوئی آپ کو خاموشی سے لا کے کوئی تحفہ دینے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو محنت کرنی ہے. اپنے حق ہے یہ، چاہے ڈبل بیڈ مکان کا ہو یا آپ کی بچی کی شادی کا جو معاملہ ہو، سرکار کی طرف سے جو آپ کے ٹیکسوں سے ہی ہوتا ہے سب چیزیں، یہ آپ ہی کا حق بنتا ہے. ایسا کوئی مہربانی کی بات نہیں ہے اس کے اندر. جہاں تک این جی اوز کی بات ہے یعنی شادی وغیرہ کے بارے میں، تو ہم اس سلسلے میں گائیڈ کریں گے. لیکن کافی بڑے کئی لوگ ہیں اور مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں، کوئی لوگ خاموش طریقے سے بھی رضاکارانہ طور پر کر رہے ہیں بنا تنظیم کے. تو ہماری نالج میں بھی کچھ لوگ ہیں جو برابر ایک کام انجام دے رہے ہیں. جی ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد معین الدین چھونی نادری بیگ سے بول رہا ہوں. جی معین الدین صاحب سوال. جی ماجد صاحب اور باقر صاحب کی خدمت میں پہلے سلام پیش خدمت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماجد صاحب آپ یہ بتائیے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا اسپیکر صاحب بار بار 2 گھنٹے کے لیے کبھی دن بھر کے لیے ایوان معطل کر دیتے ہیں. جی کبھی یہ بصر خدمت جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ شور و غل کرتے ہیں، کبھی اپوزیشن والے شور و غل کرتے ہیں. جی
बसर खिदमत हुकूमत अपोजिशन के पूछने के लिए वक्त ही नहीं देते। बसर खिदमत एमपी को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देते हैं, ऐसा क्यों? अपोजिशन का रहना नहीं रहना कोई माने नहीं हो रहा है। ठीक है, बसर खिदमत पार्टी अपने बलबूते पर अपने मतालबात कामयाब कर देते हैं, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ठीक है, ठीक है मोइनुद्दीन साहब। जी भाई साहब। देखिए मोइन साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए दस्तूर में जो बात कही गई है, दस्तूर में जो ऐवान के सदर होते हैं यानी स्पीकर होते हैं, और लोकसभा में राज्यसभा में जो है नायब सदर जमहूरिया खुद उसके जो चेयरमैन होते हैं उनकी सदारत में ये काम होता है। इसमें यह कहा गया है कि वो उस कुर्सी पे बैठने वाला उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हाँ कि वो पार्टी के टिकट पर मुंतखब होता है, मुंतखब होने के बाद वो सबका होता, पूरे ऐवान का वो जिम्मेदार होता है हर रुकन के बारे में। और देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, 1984 में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, एन.टी. रामाराव एक बहुत ताकतवर तरीन आदमी, बड़ी अक्सरियत के साथ, बहुत जो है बड़ी कर्रफर के साथ उन्होंने हुकूमत चलाई, और उनके स्पीकर थे हैदराबाद के एक एडवोकेट साहब हैं, जो पहले गोशा महल अब जो है वो महाराजगंज हल्का था, छोटा हल्का है, वो बिजनेस कम्युनिटी का हल्का है, वो वहाँ से मुंतखब हुए जी नारायण राव। जी नारायण राव ने जैसे ही स्पीकर का ओहदा लिया, उन्होंने कहा कि मेरा अब तेलुगु देशम पार्टी जो हुक्मरान है उससे अब कोई ताल्लुक़ नहीं ये सीट पर रहने तक, मैं वो टिकट पर मुंतखब ज़रूर हुआ हूँ। उनके दौर में किस तरीके से, यानी एक मिसाल है, ऐसे कई मिसालें हैं, बलराम झाकर, GS ढलन, ऐसे कई नाम हैं जो लोकसभा के नाम हैं। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मौका दिया अपोजिशन को, कहा कि नहीं इनको करनी चाहिए, तुम तो हुक्मरान हो, तुम्हें क्या है। उन्होंने कई मरतबा, यानी सदर ऐवान जो होता है चीफ मिनिस्टर होता है, हाउस लीडर ऑफ द हाउस, डांट दिया उन्होंने, कहा कि ये इसका जवाब दीजिए आप। लोग कांपते थे उनसे। अरे एन.टी. रामाराव जैसा आदमी स्पीकर से डरता था, अरे भाई ये क्या है मामला, मेरे पार्टी के टिकट पर मैंने टिकट दिया, ये हो गया, और ये आदमी ऐवान के अंदर मुझे लथाड़ रहा है। कहा कि आप सही जवाब दीजिए, आप फला कीजिए। तो ये अब देखिए धनकर साहब की जो धुलाई हुई, कहाँ है वो, गायब हो गए, लोग तलाश में फिर रहे हैं उनके, किधर गए हैं मुल्क। चापलूसी भी इतनी की है कि वो भी नहीं पच पाई। बिरला साहब, अरे भाई तुम पार्टी के नहीं है अब, लेकिन क्या है, पार्टी की जानिबदारी हो रही है। ये उस सीट पे जो उन्होंने हलफ लिया, हलफ दिया जाता है उनको, स्पीकर को हलफ दिया जाता है, चाहे इस यहाँ का स्पीकर हो यहाँ का हो, मैं ये हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं लोग। मैं पश तो पाश यानी जानिबदारी नहीं करूंगा, वो हिंदी लफ्ज़ है वो जो लेते हैं सब, ये पूरी तो है जानिबदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए इदारे तबाह हो रहे हैं। तो नुकसान किसका है, ये लोकसभा की कार्रवाई का नहीं होना। हर मिनट पे कितना पैसा खर्च होता है, आंकड़े बताते हैं आपको। तो ये हमारा आपका नुकसान है। ये रूलिंग पार्टी बोलती है कि गड़बड़ होने तो आप जवाब देने से तो सरकार बच जा रही ना, फाइनेंस बिल वैसे ही पास हो जाते, क्योंकि एक कन्वेंशन है, चाहे गड़बड़ हो कुछ भी हो, चूंकि काम चलाना रहता। तो ये मंजूरियां रुकने वाली नहीं है। तो आज हमारे जमहूरी इदारे खुद इलेक्शन पर, जमहूरियत पर सवाल पैदा हो गया ना जनाब। आप तो लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में जो मुंतखब हो के आए वो क्या आपके वोटों से आए या फिर कुछ चमकदार अलाउद्दीन के चिराग से आ गए? समझ लीजिए आप आगे जमहूरियत किधर जा रही है। हमारे साथ प्रोग्राम के आखिरी कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी, हम 2019 में भी डबल बेडरूम के लिए करे थे जी, और 2016 में भी करे जी। अब तक कल नहीं आया, पर प्रगति पालन में भी डाल किया है 2 बार। वेरिफिकेशन हुआ है? हाँ, आके फोटो भी लेके गए। अच्छा, ठीक है, ठीक है,
اور کوئی سوال؟ नाम सैयदा सबा से। نہیں اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ رہنے والے ہیں کون سا علاقہ ہے؟ اور کچھ بھی نہیں، یہ نہیں کون سے ایریا؟ سلطان نگر جی ایراگڈا سلطان نگر۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماجد صاحب بتائیں گے آپ کو۔ جی ماجد صاحب۔ دیکھیے جن کی ویریفیکیشن ہوئی ہے ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، تو یقیناً ان کو آنے والے دنوں میں شاید ان کو جو ہے منظوریاں ملیں گی، ان کو شاید دیا جائے گا، قبضہ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پھر بھی دیکھیے جو مکانات کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں سرکار کی طرف سے، آپ اپنے کارپوریٹر سے بھی رابطے میں رہیے، چاہے ایراگڈا آتا ہے یا رحمت نگر آتا ہے، شاید آپ کو، مجھے بس آئیڈیا نہیں ہے آپ جس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں حیدرآباد میں، تو آپ کارپوریٹر سے بھی بات کیجیے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ابھی تک جو ہے ویریفیکیشن ہو چکی ہے، تصویریں لی چکے ہیں، اب اس سلسلے میں ہمارے کہاں تک آگے، لیکن کسی کو ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو لوگ بولیں گے نہیں ہم دلا دیں گے، ہم کو اتنے ہزار دیجیے، فلاں دیجیے، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو ضرور ہمارے پروگرام میں دیجیے، یا تو پھر اینٹی کرپشن بیورو ACP کا جو ہے وہ نمبر آپ دستیاب ہے، اس پہ بات کر سکتے ہیں، ان کو مت دیجیے۔ یقیناً آج نہیں تو کل یہ جن کی ویریفیکیشن ہوئی ہے ان کے بارے میں سرکار نے کہا کہ ہاں ان کو جو ہم شارٹ لسٹ کیا ہے ان کو آنے والے دنوں میں، خاص کر 15 اگست کے بعد ہم کچھ فنکشن کریں گے، اس میں دیں گے، بلکہ یہ ہے۔ تو خیر انتظار کیجیے، نہیں ہونے کی صورت میں کوئی نہ کوئی راستہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے آگے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ جی بھائی صاحب بالکل 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ غزہ کی جو صورتحال ہے اور جس طرح سے اسرائیلی کابینہ میں جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ مکمل غزہ پر کنٹرول کیا جائے گا اور حماس کا محاصرہ کیا جائے گا۔ دیکھیے حماس کا محاصرہ گزشتہ 21 مہینوں سے جاری ہے۔ جی 21 مہینوں سے وہ اپنے جو یرغمالی بنائے دیے گئے ہیں ان کو نہیں چھڑا پائے، ابھی اور کیا محاصرہ کریں گے پورا ان کا۔ اب یہ پوری طریقے سے وہ اپنے تسلط میں، اپنے ڈومین میں لینے کے لیے ہیں۔ ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد نیو یارک میں کابینہ کا اجلاس، وہ مطلب سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوگا، اس پہ غور ہوگا، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک رسم ادائیگی ہے، بات ہوتے رہتی ہے، کوئی ایک ویٹو کر دیتا ہے، اس کے بعد سب چیزیں ہوتی۔ تو یہ پوری طریقے سے تیاریاں ہو گئی ہیں کہ غزہ کو ضم کر دیا جائے اسرائیل کے اندر، جو گریٹر اسرائیل ان کا جو نشہ ہے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کا یہ عزم ہے۔ خیر حماس کی جو موقف ہے وہ بھی ہے، لیکن عام فلسطینیوں سے جب پوچھا گیا، کل میں دیکھ رہا تھا ایک انٹرنیشنل چینل پر، بھئی ایسا ایسا ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ نہیں ہم زندہ بھی رہیں گے تو اسی سرزمین پر، اگر ہم زندہ بھی نہ رہیں گے تو اسی سرزمین کے اندر ہم پیوند خاک ہو جائیں گے، لیکن ہم یہاں سے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے آپ قبضہ کر رہے ہیں تو ہماری لاشوں پر قبضہ کر لیجیے، ہم زندوں پہ نہیں کر سکتے۔ جس قوم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یقیناً بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں میں ایسی قربانیوں کی مثال نہیں مل پاتی، اور یہ قوم زندہ قوموں کی علامت ہے۔ مر کر بھی جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کی مثال ہے ان فلسطینیوں کی۔ یقین بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔